Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Kautilya Study Zone. देखिए, जैसे कि हम अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, तो इसके अंदर फर्स्ट जो हमारा चैप्टर था जिसके अंदर हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था, उसके अंदर हम अपना जो है उस टाइम पर जो कंपनी का रूल था 1773 से लेकर 1858 तक, उसमें हम कवर कर चुके थे कि कैसे कैसे जो है कंपनी के रूल को कंट्रोल करने के लिए और उसको रेगुलेट करने के लिए कैसे कैसे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा अलग अलग एक्ट पास किए गए। इसके बाद जो है 1857 के अंदर जो है सिपाही म्यूटनी हुई, जिसके अंदर जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको ये समझ आ गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक जो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। लोग जो है उसको जो इंडियन पीपल हैं वो उसको जो है उसको ज़्यादा दिनों तक एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसलिए जो उनके उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए और उसको जो है इंडियन स्टेट है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पूरा का पूरा जो रूल है वो क्राउन के हाथों में चला गया था। यानी ब्रिटिश का जो एम्परर था, ब्रिटिश का जो किंग था, तो उसके हाथों में पूरा का पूरा जो है डायरेक्टली जो है उसके द्वारा फिर उसके अंदर जो है इंडियन स्टेट को रूल किया जाने लगा। तो देखिए, इसके अंदर हम जितने भी एक्ट आए 1857 से लेकर 1947 तक, जब तक कि इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिल गई, तब तक जितने भी एक्ट पास किए गए उनके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है क्या क्या उसके अंदर मॉडिफिकेशन की गई और किस तरीके से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इवोल्यूशन हुई और कौन कौन सी बेसिक फीचर फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यहाँ इन सभी एक्ट से निकल कर आती हैं। तो आइए हम अपना सेकेंड पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर देखिए कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857 ये क्यों आया है। देखिए, इसके अंदर इसका मेन जो रीज़न था रिवोल्ट ऑफ 1857 था, यानी जो 1857 की जो क्रांति थी उसके द्वारा क्या हुआ है, इसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं और एक सिपाही म्यूटनी भी इसको बोला जाता है। तो इसके वेक में जो है इसको एक्ट को पास किया गया और ये जो क्राउन रूल है वो लेकर आया गया। तो देखिए, इस एक्ट को जो नाम दिया गया वो क्या गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से इसको जाना गया कि इंडिया की अच्छे से क्या करनी है, गवर्नेंस करनी है। तो इसलिए इसको नाम दिया गया, एक्ट को नाम दिया गया एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की गुड गवर्नमेंट के लिए, यानी दोबारा से ऐसा रिवोल्ट ना हो उसके लिए इस एक्ट को क्या किया गया, बनाया गया और इसलिए इसका नाम भी इसी के ऊपर रख दिया गया। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी पावर्स थी उनको क्या कर दिया गया, अबोलिश कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को भी अबोलिश कर दिया गया और पूरी की पूरी पावर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ जो इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, उसके हाथों में चलेगी और जितने सारे के सारे जो मैटर हैं जो भी रेवेन्यू से रिलेटेड है और साथ साथ में टेरिटोरियल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारी की सारी ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। तो देखिए, हम इसकी कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि इस एक्ट के अंदर जो है क्या क्या प्रोविज़न किए गए। तो देखिए, सबसे पहले हमने देखा था कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, फिर उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दोबारा से जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। अब उसके बाद जो है गवर्नर जनरल जो ऑफ इंडिया था उसको चेंज करके वॉइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया। यानी यहाँ पर इस एक्ट के थ्रू क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल को वॉइसरॉय की उपाधि दे दी गई, उसको रिप्लेस कर दिया गया। अगर हम फर्स्ट जो वॉइसरॉय की बात करें तो वो कौन था, वो था लॉर्ड कैनिंग। तो देखिए, जो फर्स्ट वॉइसरॉय था वो था लॉर्ड कैनिंग। अब इसके अंदर एक प्रोविज़न किया गया जिसके द्वारा जो डबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था, यानी कि बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल था जो कि एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को जो देखता था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि रिवेन्यू से रिलेटेड जितने मैटर्स थे उनको देखता था, तो इसको एंड कर दिया गया, इसको अबोलिश कर दिया गया। दोनों जो ये डबल गवर्नमेंट वाला जो सिस्टम था उसको एंड कर दिया गया। इसकी जगह पर क्या इस्टेब्लिश किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एक नया ऑफिस जो है वो क्रिएट किया गया। और ये जो है किसके अंदर था, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जो है, ब्रिटेन के अंदर ही इसको क्रिएट किया गया था, ये इंडिया के अंदर नहीं था। तो ब्रिटिश की जो कैबिनेट थी उसके अंदर ही एक अलग से पोस्ट जो है वो क्रिएट की गई जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था। वो इंडिया से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उनके रिगार्डिंग जो है उनकी रेगुलेशन करना और उनसे रिलेटेड जितना भी कंट्रोल है वो इसके द्वारा ही सुपरवाइज किया जाता था। अब देखिए, इसको असिस्ट करने के लिए जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स है यानी SOS है, उसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई। ये भी ब्रिटेन के अंदर ही थी।
तो ये जो है काउंसिल क्या करती थी, इसको एडवाइजरी यानी एडवाइस प्रोवाइड करती थी, और जो एसओएस है वो इसके ऊपर चेयरमैन की तरह काम करता था। तो देखिए इसके साथ साथ देखिए ये मैंने आपको बताया कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और उसकी जो काउंसिल है वो क्या थी, वो एक तरीके से इंडिया के ये जो है ब्रिटेन के अंदर ही थी, इसको सुपरवाइज एंड कंट्रोल किया जाता था इन इंग्लैंड के अंदर, लेकिन किसको सुपरवाइज और कंट्रोल करना था, इंडियन गवर्नमेंट को। और कहाँ बैठे बैठे, देखिए कि ये जो है इंडिया है, और इंडिया से इतनी दूर यहाँ पर बैठकर जो लंदन के अंदर जो लोग हैं वो इसको क्या कर रहे हैं, एसओएस जो है वो यहाँ पर इसको रेगुलेटर कंट्रोल करने की बात कर रहा है, जो कि क्या है काफ़ी एक तरीके से काफ़ी मुश्किल काम है, जो कि इतना अच्छे वे से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी दूर से जो एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना और सुपरवाइज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ, यानी जैसी जो एडमिनिस्ट्रेशन ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर चल रही थी, सेम वैसा ही जो है एनवायरनमेंट यहाँ पर प्रिवेल रहा, वैसी ही एडमिनिस्ट्रेशन होती रही, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का कोई भी कंट्रोल इसके ऊपर नहीं था, कोई करप्शन के ऊपर कंट्रोल नहीं था, और किसी भी तरीके की जो ब्राइब्स वगैरह जो ली जाती थी उनके ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं था। इसके अंदर बस ये प्रोविज़न कर दिया गया है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसकी काउंसिल है उसको स्यू किया जा सकता है इंडिया के अंदर भी और इंग्लैंड के अंदर भी, लेकिन मुकदमा जो है जो किया जाता था वो इंग्लैंड के अंदर ही हो सकता था, उसके खिलाफ जो मुकदमा था वो वहाँ की कोर्ट के अंदर ही लड़ा जा सकता था। तो आप यहाँ पर ये पॉइंट देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंदर। तो देखिए इस एक्ट को लेके आने का क्या पर्पस था। देखिए जो काउंसिल एक्ट है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो 3 एक्ट लेकर आई। तो देखिए इसके अंदर एक आता है हमारा 1861 का एक्ट, 1892 का एक्ट और 1909 का एक्ट। ये क्यों लाया गया, देखिए जो 1857 का रिवोल्ट हुआ उसके अंदर क्या हुआ कि जो इंडियन पीपल थे उनको शिकायतें थी, जो वहाँ के जो एजुकेटर जो पीपल थे, तो उनको क्या शिकायत थी कि जो इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस को कोई भी इंडियंस का कोई भी कोऑपरेशन नहीं है। इसलिए उनकी नेसेसिटी को देखते हुए कि दोबारा से ऐसा रिवोल्ट ना हो, इसलिए जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस नेसेसिटी को फील किया कि हमें क्या करना है कि इंडियंस का भी कोऑपरेशन लेना है, ताकि इस कंट्री को अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट किया जा सके और ऐसा रिवोल्ट दोबारा ना हो। इसलिए जो है इनकी एंगेजमेंट और इनके कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए जो इंडियन पीपल हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाने के लिए 1861 और 1892 और 1909 के एक्ट को लाया गया। तो इसके अंदर सबसे अगर इम्पोर्टेंट बात करें तो 1861 का एक्ट है, ये काफ़ी लैंडमार्क जो इम्पोर्टेंट और लैंडमार्क एक्ट है जो लेके आया गया। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में। देखिए इसकी बेसिक फीचर्स के अंदर क्या किया गया कि जो वॉइसरॉय था, यानी जो वॉइसरॉय जो 1858 एक्ट के थ्रू जो वॉइसरॉय बनाया गया, उसने क्या किया कि कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर यानी जो लोकल मेंबर हैं उनको भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। और ये कैसे इंक्लूड किए जाते थे, इनको नॉमिनेट किया जाता था। तो नॉन ऑफिशियल मेंबर का मतलब यहाँ पर जो इंडियन पीपल है ना उनसे लिया गया। अगर यहाँ पर ऑफिशियल मेंबर की बात की जाए तो आप समझ लीजिएगा कि वो यूरोपियंस के बारे में बात हो रही है, और अगर नॉन ऑफिशियल्स की बात की जाए तो ये समझ लीजिएगा कि ये लोकल जो पीपल हैं, जो इंडियन पीपल है, उनके बारे में बात हो रही है। तो वायसराय ने क्या किया, अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो है राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, इन 3 इंडियंस को क्या किया गया, लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर इंक्लूड किया गया, ताकि जो है इंडियन पीपल को ये दिखाया जा सके कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन करने में आपके ही जो कंट्री के कुछ लोगों को भी शामिल किया गया है। तो देखिए इसके अंदर जो है कुछ जो पावर्स हैं डिसेंट्रलाइज्ड कर दी गई, मतलब एक तरीके से प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यानी जो पावर्स पहले कंसंट्रेटेड कर दी गई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, तीनों का अलग अलग गवर्नर हुआ करता था। लेकिन 1773 के अंदर क्या कर दिया गया, इन गवर्नर की जो पावर है वो छीन करके इसको दे दी गई, जो ये बंगाल का गवर्नर था। तो उस टाइम पर सेंट्रलाइजेशन जो टेंडेंसी है, यानी सारी की सारी पावर को एक ही जगह पर सेंटर कर देना, वो स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन इस एक्ट के थ्रू क्या किया गया, इसको दोबारा से जो है डिसेंट्रलाइजेशन करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया, यानी जो है
हम पावर जो है वो दूसरे जो पीपल हैं उनके हाथों में भी सौंपने लगे, यानी उनकी पावर को दोबारा से, यानी जो लेजिस्लेटिव पावर थी बॉम्बे और मद्रास की, तो वो दोबारा से रिस्टोर कर दी गई। ये देखिए, रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी, यानी जो इनके गवर्नर थे मद्रास के और जो बॉम्बे के, उनको उनकी पावर दे दी गई, अब वो भी लॉ बना सकते हैं। तो ये जो है पावर देने का जो प्रोसेस है वो 1937 तक चलता रहा, जिसके अंदर जो है प्रोविंसेस को पूरी की पूरी इंटरनल ऑटोनमी दे दी गई थी। जो प्रोविंसेस थे, जो राजा महाराजा थे, उनको पूरी की पूरी ऑटोनमी दे दी गई थी कि वो अपने रीजन को अपने हिसाब से चला सकते हैं। उनके अंदर जो है ब्रिटिश जो पीपल है उनकी कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी। देखिए उसके बाद देखिए कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर बात करें तो 3 न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो एस्टेब्लिश की गई। कहाँ पर? बंगाल के अंदर, नॉर्दर्न वेस्टर्न प्रोविंसेस हैं जो वहाँ पर, और पंजाब के अंदर। तो देखिए बंगाल के अंदर 1862 में, नॉर्दर्न वेस्टर्न जो प्रोविंसेस है 1886 और 1897 में पंजाब के अंदर। इन तीनों जगह पर न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो एस्टेब्लिश की गई, यानी वहाँ की लेजिस्लेशन ये खुद जो है वो स्वयं देखेंगे। यानी बंगाल रीजन के अंदर जो है लेजिस्लेशन, जितने भी रूल जो अप्लाई किए जाएंगे तो यहाँ की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो एस्टेब्लिश की गई है उसके द्वारा किए जाएंगे। इसी तरीके से जो नॉर्थ वेस्ट जो प्रोविंसेस है वहाँ पर भी उसी काउंसिल के द्वारा जो है रूल वगैरह डिसाइड किए जाएंगे जो उस एरिया पर अप्लाई होंगे। ऐसे ही पंजाब वाला जो रीजन था वहाँ पर भी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो एस्टेब्लिश की गई थी वो अपने अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर रूल बनाएगी। तो इस तरीके से जो है पावर को क्या कर दिया गया, एक तरीके से डिसेंट्रलाइज। और पहले क्या होता था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था वही सेम जो है वही क्या करता था, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए क्या करता था, सारे के सारे रूल डिसाइड करता था और वही जो है सभी पर सेम लागू होते थे। इसके साथ साथ देखिए जो लॉर्ड कैनिंग है जो कि फर्स्ट वॉइसरॉय है, वो पोर्टफोलियो सिस्टम भी लेके आते हैं। देखिए पोर्टफोलियो सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट जो वर्क होते हैं ना उनको डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे फाइनेंस, अगर पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड कोई काम है तो उसको एक तरीके से फाइनेंस डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाता है। इसी तरीके से होम डिपार्टमेंट, होम अफेयर जितने भी, वो होम डिपार्टमेंट। और इसके साथ साथ अगर फॉरेन अफेयर है, फॉरेन दूसरी कंट्री से रिलेटेड कोई भी अगर हमें देखना है कोई भी, तो वो क्या उस किसके अंदर आते हैं, फॉरेन। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों के हाथ में क्या बना दिया गया, जो वॉइसरॉय की काउंसिल थी उनको मेड इन इंचार्ज कर दिया गया वन और मोर डिपार्टमेंट, यानी एक व्यक्ति को एक या एक से अधिक इस तरीके से डिपार्टमेंट जो है वो डिवाइड कर दिए गए। एक तरीके से पोर्टफोलियो सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 के अंदर। इसके साथ साथ वॉइसरॉय की जो ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर है वो भी उसको दे दी गई। ऑर्डिनेंस आपको बताइए कि ऑर्डिनेंस जैसे कि हमारे जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस लेके आते हैं। कब लेके आते हैं? जब हमारी पार्लियामेंट जो है वो सेशन में नहीं होती है और वो कोई रूल नहीं बना सकती और उस टाइम पे हमें जो है रूल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन में जो हमारा जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस लेकर आता है। तो देखिए ये ऑर्डिनेंस जो है वो 6 मंथ तक ही वैलिड होता था। इसकी लाइफ जो है वो 6 मंथ तक ही वैलिड होती थी। किसी भी इमरजेंसी के टाइम पर जो है वॉइसरॉय को पावर दे दी गई कि वो कोई भी ऑर्डिनेंस ला करके कोई भी रूल पास कर सकते हैं, कोई भी लॉ पास कर सकते हैं। आगे देखिए हम बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के बारे में। तो देखिए इसके अंदर भी क्या किया गया कि एडिशनल मेंबर ऐड कर दिए गए। एडिशनल मेंबर जो है वो बढ़ा दिए गए किसके अंदर, जो सेंट्रल और प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जैसे कि हमारे यहाँ पर जो एस्टेब्लिश की गई थी पंजाब के अंदर, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस के अंदर, बंगाल के अंदर, तो उनके अंदर जितने भी मेंबर थे उनको बढ़ा दिया गया। और इसके साथ साथ जो सेंटर पूरे इंडिया की जो काउंसिल थी, जो पूरे इंडिया के ऊपर जो रूल बनाती थी, तो वो सेंट्रल काउंसिल थी, उसके अंदर भी जो है क्या कर दिया गया, नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर जो है वो बढ़ा दिए गए। लेकिन क्या किया गया, जो ऑफिशियल मेजोरिटी है उसको बनाए रखा गया। यानी अगर मान लिया जो है, अगर हम मान ले कि सेंट्रल के अंदर जो है 16 मेंबर जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं, तो 16 में से क्या होगा कि मेजोरिटी किसकी रखी जाएगी, यूरोपियन की। यूरोपियन जो है उनकी संख्या ज़्यादा होगी। मान लिया 10 मेंबर जो है यूरोपियन होंगे और इंडियन जो है वो कितने होंगे, उनको रख दिया गया 6। मतलब जो नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं उनकी संख्या कम ही रहेगी, भले ही नंबर बढ़ा दियो। मान लिया पहले नंबर 6 थे, अब इन्होंने 16 कर दिए, लेकिन उसके अंदर जो है इंडियंस की संख्या फिर भी कम ही रखी गई। किससे, यूरोपियन जो मेंबर थे उनसे कम रखी गई। इसके साथ साथ देखिए इनको पावर दी गई कि वो बजट को क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं।
और इसके साथ साथ जो है वो कुछ एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, उनको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना जो अलाउड नहीं था। जैसे कि हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो लोग जो हमारे MLAs वगैरह हैं वो जो है गवर्नमेंट से जो अपोजिशन वाले हैं या दूसरे मेंबर हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं उनसे क्या करते हैं, क्वेश्चन पुट करते हैं कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया, आपने ऐसे क्यों किया, तो इस तरीके के क्वेश्चन, तो वो जो है मिनिस्टर उसके बदले में क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। ऐसे ही बजट के ऊपर डिस्कशन होता है। तो उस टाइम पर भी जो है क्या पहले, इससे पहले, इस एक्ट से पहले कोई भी बजट के ऊपर डिस्कशन नहीं होता था, कोई भी मिनिस्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता था। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया कि आप सिर्फ बजट को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उस पर आप वोट नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या किया गया, ओनली बजट को डिस्कस करना है, आप वोट नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ देखिए, आप सिर्फ जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउड नहीं है, यानी आप कॉन्ट्रेरी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। अगर आपको जवाब दे दिया गया तो ठीक है, अगर नहीं दिया गया तो भी उसके लिए आप जो है कोई भी कोई भी क्लेम नहीं कर सकते कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया गया, यानी आप काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसके साथ साथ देखिए, इसके अंदर देखिए कि जो नॉन ऑफिशियल जो मेंबर हैं उनके नॉमिनेशन के लिए क्या प्रोसेस किया गया, एक तरीके से इनडायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट किया गया। इनडायरेक्ट इलेक्शन, देखिए इलेक्शन वर्ड इसके अंदर यूज़ नहीं किया गया, इस एक्ट के अंदर लिखा नहीं गया इलेक्शन वर्ड को, लेकिन एक तरीके से जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन ही स्टार्ट किया गया। मतलब किस तरीके से, ये देखिए जो नॉमिनेशन जो प्रोसेस था वो कैसे किया गया, इसके अंदर जो नॉमिनेट किए जाते थे नॉन ऑफिशियल मेंबर, यानी जो इंडियंस थे, वो कैसे चूज किए जाते थे। देखिए जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी जो पूरे इंडिया की के ऊपर जो रूल बनाती है, वो वाली जो काउंसिल है वो किसके द्वारा, वो उसके अंदर जो मेंबर हैं, इंडियंस मेंबर हैं, वो किसके द्वारा चूज किए जाते थे, वो देखिए वो नॉमिनेट किए जाते थे, वो किए जाते थे वॉइसरॉय के द्वारा। किसकी रिकमेंडेशन के साथ, ये रिकमेंडेशन दी जाती थी जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जैसे बंगाल की, और जो हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है प्रोविंस वो, और इसके साथ साथ जो पंजाब रीजन है। तो ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनके द्वारा क्या किया जाता था, रिकमेंडेशन दी जाती थी। और साथ साथ में जो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसके द्वारा रिकमेंडेशन दी जाती थी। जिस मेंबर को ये रिकमेंड करते थे उसी पर्सन को जो है यहाँ पर मेंबर के रूप में वॉइसरॉय के द्वारा क्या किया जाता था, इस काउंसिल में सिलेक्ट कर लिया जाता था। तो उसको एक तरीके से क्या बोलते हैं, हम इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। उसके बाद देखिए जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो प्रोविंशियल अभी हमने देखा कौन कौन सी, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और पंजाब, इनके अंदर जो काउंसिल है वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते थे, उनके जो नॉन ऑफिशियल मेंबर है, यानी उनके अंदर अगर इंडियंस को अपॉइंट करना है तो वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। और इनकी रिकमेंडेशन गवर्नर को कौन देता था, तो देखिए इनकी गवर्नर जो इनकी जो रिकमेंडेशन है वो दी जाती थी जो म्यूनसिपैलिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार्स और चैम्बर्स, इनके द्वारा, इनके जो मेंबर्स होते थे इनके द्वारा जिस पर्सन को रिकमेंड किया जाता था उसी पर्सन को जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो है जगह दी जाती थी। तो इस तरीके से यहाँ पर कैसे इलेक्शन होते थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते थे। इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब स्टार्ट किए गए, तो कौन से काउंसिल एक्ट के थ्रू स्टार्ट किए गए, ये 1892 के अंदर। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ याद रखिए, यहाँ पर इलेक्शन वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है, यहाँ पर इलेक्शन वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है, उनको जस्ट इस प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट किया जाता था और इस प्रोसेस को ही हम इनडायरेक्ट इलेक्शन का नाम देते हैं। उसके बाद आते हैं हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। देखिए इसको हम जो है मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। मोर्ले जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और मिंटो जो है वो क्या है, वो वॉइसरॉय है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है पहले जो नाम लिखा गया वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का है और सेकंड नंबर पर जो नाम दिया गया वो वॉइसरॉय का है। तो उस टाइम पर ये जो है जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वॉइसरॉय होते थे, इसलिए उनके नाम पर इस एक्ट का नाम रखा गया। तो देखिए इसके अंदर क्या किया गया कि साइज को बढ़ा दिया गया, किसका, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो साइज था उनको बढ़ा दिया गया, बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। सेंट्रल और प्रोविंशियल जो भी लेजिस्लेटिव थी काउंसिल थी उनके साइज को बढ़ा दिया गया। अब देखिए जो सेंट्रल के अंदर जो है कितने मेंबर कर दिए गए, पहले 16 मेंबर थे तो इसके अंदर बढ़ाकर जो है उनको 60 कर दिया गया, 60 मेंबर कर दिए गए। लेकिन प्रोविंशियल के अंदर कितने गए, देखिए हमारी काफ़ी सारी प्रोविंसेस थी, जैसे हमने देखा बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस और इसके साथ साथ हमने देखा पंजाब। तो यहाँ पर देखिए कि अलग अलग जो है प्रोविंसेस के अंदर अलग अलग जो है नंबर ऑफ मेंबर्स होते थे। तो यहाँ पर हम इनके बारे में जो है नहीं देखेंगे कि इनके अंदर कितने कितने मेंबर थे, मेनली हमने देखा कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर कितने मेंबर थे। बस इतना याद रखिए कि इनके सब के अंदर भी जो है मेंबर्स की संख्या को बढ़ा दिया गया, तो वो संख्या जो है यूनिफॉर्म नहीं थी, ऐसा नहीं था कि सब में बराबर होंगे, तो इनकी संख्या अलग अलग होती थी।
इसके साथ साथ देखिए ऑफिशियल मेजॉरिटी को रिटेन किया गया सेंट्रल के अंदर। सेंट्रल के अंदर फिर से यूरोपियन को ही ज़्यादा मात्रा में रखा गया, यानी यहाँ पर जो है इंडियंस को 30 से ऊपर नहीं रखा जा सकता था, यानी 29 से नीचे ही यहाँ पर जो है नंबर्स रहेंगे, लेकिन यहाँ पर अलाउ कर दिया गया। जो प्रोविंसेस थी ये वाली जो प्रोविंसेस थी इनके अंदर जो है नॉन ऑफिशियल यानी इंडियंस की संख्या को बढ़ा सकते हैं, यानी 30 से ऊपर भी हो सकते हैं। अगर इनके अंदर जो है 60 मेंबर है तो यहाँ पर 30 से ऊपर जो है वो इंडियन हो सकते हैं, लेकिन सेंट्रल के अंदर नहीं हो सकते। तो ये प्रोविजन जो है इसके अंदर लाया गया। इसके साथ साथ देखिए इसके अंदर क्या किया गया कि अलाउ कर दिया गया कि अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, और इसके साथ साथ बजट के ऊपर जो रिजोल्यूशन है वो भी मूव किए जा सकते हैं। यानी बजट के ऊपर क्या किया जा सकता है, ऑब्जेक्शन की जा सकती है। अगर जो है आपको कोई भी जो उनका एक्सपेंडिचर है वो अच्छा नहीं, मतलब आपको नहीं लग रहा है कि वो अप्रोप्रिएट है, तो उसके ऊपर रिजोल्यूशन पास किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो मिनिस्टर्स होते हैं उनसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो आप जो है काउंटर एक और क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो इस तरीके से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर अलाउ कर दिए गए। फर्स्ट टाइम जो है जो इंडियंस हैं उनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर भी इंक्लूड किया गया। देखिए अभी हमने पहले बात की थी लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, जो कि हमारी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। उनके अंदर तो इंडियंस को प्लेस दिया गया था, लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर अब तक जो है कौन आ रहे थे, सिर्फ यूरोपियंस ही आ रहे थे, यानी जो ब्रिटिश पीपल थे वही आ रहे थे। यानी इसके अंदर जो है इंडियन को इंक्लूड नहीं किया गया था। फर्स्ट टाइम ये किया गया कि फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जो है इंडियंस को इंक्लूड किया गया। और सबसे पहले पर्सन कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इनको जो है फर्स्ट इंडियन इंक्लूड हुआ किसकी, जो वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फर्स्ट ऐसा मेंबर था जिसको इंक्लूड किया गया। और वो किस पोस्ट पर उनको अपॉइंट किया गया, एक तरीके से उनको लॉ मिनिस्टर, यानी एक तरीके से लॉ मेंबर बनाया गया काउंसिल के अंदर। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वॉइसरॉय की, उसके अंदर उसको लॉ मेंबर जो है वो बनाया गया। इसके साथ साथ देखिए इसके अंदर एक और जो लैंडमार्क जो प्रोविजन किया गया वो कौन सा था, कॉमनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द मुस्लिम्स। यानी मुस्लिम्स को क्या कर दिया गया, कॉमनल रिप्रेजेंटेशन दे दी गई, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। इसके अंदर क्या था कि मुस्लिम्स मेंबर को क्या करेंगे, ओनली मुस्लिम मेंबर ही वोट देकर इलेक्ट करेंगे, यानी कोई भी दूसरी जो कम्युनिटी का मेंबर है इसके लिए वोट नहीं कर सकता। अगर कोई भी मुस्लिम मेंबर है, अगर वो जो है इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है, तो उसके अंदर जो वोट देंगे, वोट देने वाले भी उसको मुस्लिम ही होंगे। इस तरीके से जो है सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो एस्टेब्लिश कर दिया गया। इसके अंदर ये प्रोविज़न लेकर आया गया, और इसलिए इसको जो है लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म भी बोला जाता है। और जो लॉर्ड मिंटो है उसको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोला जाता है। एक तरीके से जो है रिलीजन के नाम पर इन्होंने क्या कर दिया है, इंडिया को डिवाइड कर दिया है। इसके साथ साथ देखिए इन्होंने जो है सेपरेट रिप्रेजेंटेशन भी प्रोवाइड करवाई, किसको, कॉमर्स यूनिवर्सिटीज़ और जमींदार्स को। इनको भी जो है अलग अलग से सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दी गई कि ये जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव जो है वो काउंसिल के अंदर, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं उनके अंदर अपने रिप्रेजेंटेटिव जो है वो भेज सकते हैं, जो इनकी तरफ से है उनकी बात रख सकते हैं। जमींदार की तरफ से जमींदारों की बात रखने के लिए उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है वो काउंसिल में भेज दिया गया है, तो उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए भी इसके अंदर प्रोविज़न किए गए हैं। आगे हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में। तो देखिए इस एक्ट के अंदर क्या किया गया कि ये एक्ट जो है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने 20 अगस्त 1917 के अंदर डिक्लेयर कर दिया गया कि वो क्या करेंगे, इंडिया के अंदर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेकर आएंगे। यानी इंडिया के अंदर जो है इंट्रोडक्शन की जाएगी, शुरुआत की जाएगी एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की। तो देखिए ये जो एक्ट है 1919 के अंदर पास हुआ, लेकिन इसको फोर्स में आया ये 1927 के अंदर, और इसको जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। देखिए मॉन्टेग्यू जो है वो SOS हैं, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स हैं, और चेम्सफोर्ड जो है वो उस टाइम पे जो है क्या थे, वाइसराय ऑफ इंडिया थे। तो इनके नाम पर जो है यहाँ पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है इसका नाम रखा गया है। तो ये जो है आप अच्छे से याद रख सकते हैं। हमने पढ़ा था मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, जो कि 1909 के एक्ट को बोला जाता है। इसके साथ साथ देखिए जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म्स है उसको 1919 एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये भी जो है कई बार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आप इनको अच्छे से याद कर सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर कुछ प्रोविज़न किए गए हैं, उनको हम देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर क्या कर दिया गया है, सेंट्रल और जो प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट्स हैं उनको डिवाइड कर दिया गया।
यानी सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया कि किन सब्जेक्ट्स पर सेंटर जो है वो लॉ बना सकता है और कौन से बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर प्रोविंसेस जो है वो अपने लॉ बना सकती हैं। तो एक तरीके से जो लॉ मेकिंग पावर है और 30 सब्जेक्ट्स के ऊपर उनको डिवाइड कर दिया गया, अलग अलग से इनकी लिस्ट तैयार कर दी गई कि ये वाले मैटर्स जो है उनके ऊपर सेंटर लॉ बनाएगा और ये वाले जो मैटर्स हैं उनके ऊपर प्रोविंसेस अपने लॉ बना सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे, ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं प्रोविंशियल, यानी यहाँ पर तो जो सब्जेक्ट थे वो तो हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर ही दिए, उसके बाद जो प्रोविंसेस के अंदर जो सब्जेक्ट हैं उनको भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया। अब 2 पार्ट्स के अंदर क्या डिवाइड कर दिया गया, एक को बोला गया ट्रांसफर्ड और दूसरे को बोला गया रिजर्व्ड। तो देखिए रिजर्व्ड नाम से आपको क्लियर हो रहा है कि जो रिजर्व्ड हैं, रिजर्व्ड वाले जो भी मैटर्स हैं वो क्या किसके द्वारा किए जाएंगे, वो डिसाइड किए जाएंगे गवर्नर और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके द्वारा, और इसके द्वारा जो भी लॉ पास किया जाएगा वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। किसको रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, लेजिस्लेचर को। देखिए जैसे हमारी जो पार्लियामेंट है ना उसके अंदर क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव कौन है, जितने भी हमारे मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, जितने भी हमारे मिनिस्टर हैं वो क्या हैं, वो हमारी पार्लियामेंट के लिए यानी लेजिस्लेचर के लिए क्या होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी उनकी जवाबदेही होती है। अगर कोई भी ऐसा काम उनसे गलत हो जाता है तो उसके लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसको, हमारी जो लोकसभा होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे क्या किया, उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया। जो गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उन्होंने उसके लिए लेजिस्लेटिव के लिए उसको उत्तरदायी नहीं बनाया, उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया। तो एक तरीके से इन्होंने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का नाम दे दिया गया कि हम इंडिया के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेकर आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो है इन्होंने जो है इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पर हटा दिया। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा प्रोविजन डाला गया जिसकी वजह से इसको रिस्पॉन्सिबल बोला गया। वो क्या है कि जो ये ट्रांसफर्ड जितने भी सब्जेक्ट है ना, जो ट्रांसफर्ड है, जो कम इम्पोर्टेंस वाले हैं, ये वाले जो हैं किसके द्वारा ये एडमिनिस्टर किए जाएंगे, गवर्नर के द्वारा विद द एड ऑफ द मिनिस्टर। जो मिनिस्टर हैं और वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होंगे, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जो ये ट्रांसफर्ड जो सब्जेक्ट हैं सिर्फ उनके लिए गवर्नर जो है और उसके जो मिनिस्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, लेकिन जो ये रिजर्व्ड वाले जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। एक तरीके से इस सिस्टम को नाम दिया गया डायरार्की। डायरार्की मतलब डबल रूल। लेकिन ये काफ़ी अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो इसी को क्या नाम दिया गया, डायरार्की। तो इसका मतलब प्रोविंसेस के अंदर क्या लाई गई, डायरार्की, सेंटर के अंदर नहीं आई। यहाँ पर याद रखना कि सेंटर के लिए जो है वो अलग से डिसाइड कर दिए गए हैं मैटर्स, लेकिन यहाँ पर प्रोविंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इसलिए इसको जो है डायरार्की बोला गया, यानी डबल रूल। एक तरीके से डबल रूल हो गया, ये दो का रूल हो गया। देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले फर्स्ट टाइम लेके आया गया बाईकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन। तो इस टाइम पर क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन। लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन वो पूरी की पूरी जितनी पॉपुलेशन थी सबको अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ कुछ एक जो परसेंटेज जो लोग थे, जो कुछ रिच पीपल थे, राजा महाराजा थे, उनको ही ये राइट दिए गए, सबको ये राइट नहीं दिए गए। तो डायरेक्ट इलेक्शन के अंदर सभी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। डायरेक्ट इलेक्शन जैसे कि आजकल आप देखते हैं कि जो 18 ईयर से जितने भी 18 ईयर से अबव जितने भी लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, अपना वोट जो है अपने मनपसंद उम्मीदवार को डाल सकते हैं, अपने मनपसंद जो कैंडिडेट है उसको डाल सकते हैं। लेकिन उस टाइम पर ऐसा नहीं था, उस टाइम पर सिर्फ कुछ ही लोगों को जो है ये राइट था कि वो अपना वोट जो है किसी व्यक्ति को डाल सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर बाईकैमरलिज्म लाया गया। बाईकैमरलिज्म मतलब 2 चैम्बर बनाए गए जो हमारी इंडियन यानी जो सेंटर की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अंदर 2 चैम्बर बना दिए गए। जैसे अभी हमारी जो पार्लियामेंट है उसके अंदर 2 चैम्बर है, कौन कौन से, एक हमारी राज्यसभा है और एक लोकसभा है। वैसे ही बना दिया गया कि उस टाइम पर भी क्या कर दिया गया कि जो इंडियन की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको उसके 2 चैम्बर में डिवाइड कर दिया गया। एक तो अपर हाउस जिसको नाम दे दिया गया काउंसिल ऑफ स्टेट, और लोअर हाउस जिसको नाम दे दिया गया लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसी तरीके से अभी हमारी जो है उसमें अंदर क्या है, अभी हमारी जो पार्लियामेंट है, जो अपर हाउस है वो राज्यसभा है और लोअर हाउस है वो हमारी क्या है, लोकसभा है। ये लोअर हाउस है, अभी भी ये सिस्टम हम फॉलो करते हैं। तो देखिए ये सबसे पहले किस टाइम पर इंट्रोड्यूस किया गया, ये जो है 1919 के एक्ट में इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया बाईकैमरलिज्म को।
इसके साथ साथ देखिए जो वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जिसमें हमने पीछे एक्ट में बात की थी, जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है, जिनको फर्स्ट टाइम इंडियन को फर्स्ट टाइम इस काउंसिल में इंक्लूड किया गया। तो देखिए इसमें से जो 6 मेंबर होते थे, उसमें से 3 मेंबर्स जो है अब इंडियंस जो है वो चुने जाएंगे। उस टाइम पर सिर्फ कितने मेंबर को दिया गया था? ओनली 1 मेंबर जो है वो इंक्लूड किया गया। लेकिन अब ये प्रोविजन किया गया, अगर 6 मेंबर है तो उसमें से 3 जो है वो कौन होंगे? वो इंडियंस होंगे। तो देखिए इन इंडियंस के अंदर भी जो कमांडर इन चीफ है, उस पोस्ट को छोड़कर वो पोस्ट इंडियंस को नहीं दी जाएगी। जो बाकी की 5 बचे हैं, 5 में से जो है 3 जो है वो इंडियंस को दे दी जाएगी। इसके साथ साथ देखिए जो रिप्रेजेंटेशन है, जो कम्युनल हमने देखा था, जो कम्युनल अवार्ड है जो कि मुस्लिम्स को दिया गया था, अब उस अवार्ड्स को क्या कर दिया गया? आगे और एक्सटेंड कर दिया गया। किसको? सिख्स के लिए। यानी अब जो सिख्स अगर इलेक्शन लड़ना चाहता है, कोई सिख है, तो उसको वोट कौन देगा? ओनली सिख कम्युनिटी ही इसके लिए वोट करेगी, कोई और कम्युनिटी इसके लिए वोट नहीं करेगी। ऐसे ही क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए एंड यूरोपियंस के लिए। और इस तरीके से पूरा का पूरा जो है इंडिया को और उसके जो पीपल है उनको एक तरीके से रिलीजन और कम्युनिटी के नाम पर उनको एक अलग से सेपरेट करने के लिए ये सारे के सारे प्रोविज़न किए गए। यानी डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी है वो इनके द्वारा अपनाई गई। तो इसी तरीके से जो है इंडियन पीपल्स को डिवाइड किया गया। आगे देखिए कुछ और जो फ्रेंचाइज थी, जैसे मैंने बताया कि जो डायरेक्ट इलेक्शन की बात की थी, तो देखिए डायरेक्ट इलेक्शन के अंदर जो है फ्रेंचाइज किसको दी गई? ओनली एन नंबर ऑफ लिमिटेड जो पीपल है उनको दी गई, जिनके पास प्रॉपर्टी, जो टैक्स पे करते हैं, जिनके पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है, टैक्स पे करते थे और एजुकेशन भी जिनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, सिर्फ उन लोगों को ही जो है ये राइट दिया गया कि वो वोट कर सकते हैं, बाकी सब वोट नहीं कर सकते थे। एक न्यू ऑफिस जो है हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, ये एस्टेब्लिश किया गया। कहाँ पर? ये भी लंदन के अंदर, क्योंकि SOS यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स के ऊपर क्या हो रहा था? बर्डन ज़्यादा हो रहा था काम का, तो उसको जो है कम करने के लिए क्या कर दिया गया? हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन ये एस्टेब्लिश किया गया और उसकी कुछ पावर और फंक्शन जो है वो हाई कमिश्नर फॉर इंडिया को दे दिए गए। इसके साथ साथ देखिए पब्लिक सर्विस और कमीशन जो है ये एस्टेब्लिश किया गया। इसके अंदर जो है सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926, ये सिविल सर्वेंट को रिक्रूट करने के लिए, जैसे अभी हमारा UPSC है, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जो है सिविल सर्वेंट को नियुक्त करने के लिए, उनको अपॉइंट करने के लिए हमारी कंट्री के अंदर अभी वर्क कर रहा है। तो उस टाइम पर जो है सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो 1926 के अंदर क्या किया गया? सेटअप किया गया, और जिसके द्वारा जो है सिविल सर्वेंट को क्या किया जाता था? रिक्रूट किया जाता था। इसके साथ देखिए फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया कि जो प्रोविंशियल बजट थे उनको सेपरेट कर दिया गया सेंट्रल बजट से। तो देखिए सबसे पहले जब हमने स्टार्टिंग में बात की थी, बजट ओनली डिस्कस कर सकते थे, उसके बाद हमने देखा बजट के लिए रिजोल्यूशन भी ला सकते थे। पहले बजट एक ही पास होता था पूरी कंट्री के लिए, अब जो है क्या कर दिया गया कि जो पूरी कंट्री का बजट अलग से, और साथ साथ में जो प्रोविंशियल हैं उनका अलग से बजट जो है उन दोनों को सेपरेट कर दिया गया है। जैसे अभी हमारा जो है सेंटर का अलग से बजट पास होता है और हर एक जो स्टेट होती है वो अलग से अपना बजट पास करती है, तो इसी तरीके से जो है इनके बजट को अलग अलग कर दिया गया। इसके साथ साथ देखिए एक जो है बात की गई कि हर एक 10 ईयर के अंतराल पर क्या किया जाएगा? एक स्टैच्यूटरी जो कमीशन है वो क्या किया जाएगा? एस्टेब्लिश किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। वो किस लिए? कि ताकि जो भी एक्ट पास किए जाते हैं, जो भी एक्ट जो है गवर्नमेंट के द्वारा पास किए जाते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पास किए जाते हैं, उनकी वैल्यूएशन की जा सके, उनकी इंक्वायरी की जा सके कि वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनकी वर्किंग कैसी है। उनकी वर्किंग को मेजर करने के लिए हर एक 10 ईयर के बाद क्या किया जाएगा? एक जो स्टैच्यूटरी कमीशन है वो अपॉइंट किया जाएगा। तो देखिए 1919 के अंदर जो है ये एक्ट लाया गया। उसके बाद जो है फिर साइमन कमीशन आया, जो कि कितने के अंदर आया? 1927 के, यानी उसको आना चाहिए था 10 ईयर के बाद, यानी 1929 के अंदर आना चाहिए था, लेकिन उसको 2 ईयर पहले ही क्या कर दिया गया? ले आया गया। तो यहाँ पर देखिए आप साइमन कमीशन को लाया गया 1927 के अंदर, जबकि ये 2 ईयर्स बिफोर था, जबकि इसको आना कब चाहिए था? 1929 के अंदर आना चाहिए था, लेकिन ये 2 ईयर पहले ही आ गया। अब देखिए इस के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? सर जॉन साइमन थे। और इसके अंदर देखिए जितने भी मेंबर्स थे वो सारे के सारे कौन थे? वो सारे के सारे ब्रिटिश थे। इसके अंदर किसी भी इंडियन को कोई जगह नहीं दी गई, और इसलिए जो है इंडियन के द्वारा इसको क्या किया गया? बायकॉट किया गया।
और इसके अंदर आपने देखा होगा कि लाला लाजपत राय हैं, वहाँ पर जब लाठी चार्ज हुआ था तो उनकी डेथ हो गई थी 1929 के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये सारे के सारे ब्रिटिश जो पीपल हैं इसके अंदर इंक्लूड किए गए और इंडियंस को इसके अंदर कोई भी जगह नहीं दी गई, जबकि इंडियन के लिए क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है ये इंडियन से बेहतर कोई नहीं जान सकता, लेकिन इन्होंने इनको कोई भी जगह नहीं दी, इसलिए जो है इंडियन पीपल के द्वारा इसको क्या किया गया, बाइकआउट किया गया। और इसने जो है अपनी 1930 के अंदर क्या किया, अपनी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की, और रिपोर्ट के अंदर इन्होंने रिकमेंड किया कि डायरेक्टिव को क्या कर दिया जाए, अबॉलिश कर दिया जाए, यानी जो प्रोविंसेस के अंदर हमने जो है सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया था उसको अबॉलिश कर दिया जाए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को जो है वो बढ़ावा दिया जाए प्रोविंसेस के अंदर, साथ साथ में जो है फेडरेशन की एस्टेब्लिशमेंट की जाए, और इसके साथ साथ कम्युनल इलेक्टोरेट को इन्होंने बोला कि और ज़्यादा बढ़ाया जाए, इसको कंटिन्यू रखा जाए। और कुछ और प्रपोजल जो है इन्होंने दिए वो सारे के सारे जो है जो 3 राउंड टेबल हुई उनके अंदर इनको डिस्कस किया गया, और उसके बाद जो है फिर एक वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो है ये प्रेजेंट किया गया, ये प्रिपेयर किया गया, और इसको जो है सबमिट किया गया एक जॉइंट सेलेक्ट कमेटी को, जो कि ये जॉइंट सेलेक्ट कमेटी थी जो कि डिसाइड करेगी कि जो अगला एक्ट है वो किस तरीके से तैयार किया जाएगा। और इसी जॉइंट कमेटी के द्वारा जब ये वाइट पेपर जो है एनालाइज किया गया तो इसने अपनी कुछ रिकमेंडेशन दी, उन रिकमेंडेशन के बेस पर ही हमारा अगला एक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो लाया गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये पूरा का पूरा कहाँ से इसका बेस बना है, साइमन कमीशन जो है अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, और उसी के बेस पर जो है वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो है वो तैयार किया गया, उसको जॉइंट सेलेक्ट कमेटी को सौंपा गया ताकि वो उसको एनालाइज कर सके, और उसके बाद जो उसने अपनी रिकमेंडेशन दी है उसी के बेस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो आया गया। और देखिए बात करते हैं कम्युनल अवार्ड के बारे में। कम्युनल अवार्ड क्या होता है, ये देखिए अगस्त 1932 के अंदर आया है। ये कम्युनल अवार्ड जो है वो रैमसे मैकडोनल्ड जो उस टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा अनाउंस की गई एक स्कीम है, जिसके अंदर क्या किया गया, रिप्रेजेंटेशन देने की बात की, किसको, माइनॉरिटीज़ को। तो देखिए माइनॉरिटीज़ कौन सी, जैसे कि जो डिप्रेस्ड क्लास है उनको जो है इसके अंदर क्या किया गया, उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात की गई, जैसे मुस्लिम्स को, सिख्स को, सबको दिया जा चुका था। अब इसके अंदर क्या किया कि उसको बढ़ाने की बात की गई, किसके लिए, जो हमारी डिप्रेस्ड क्लास हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, उनको बढ़ाने के लिए, उनको इसके अंदर इंक्लूड करने के लिए बात की गई। लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया है, क्योंकि ये एक तरीके से एक काम चल रहा, जिस तरीके से ये काम कर रहे थे, ये कर रहे थे डिवाइड पूरी इंडियन सोसाइटी को डिवाइड करने का काम कर रहे थे, हर एक रिलीजन को, हर एक कास्ट को जो है ये टुकड़ों में बांटने की जो है इनकी क्या चल रही थी, पॉलिसी चल रही थी। इसलिए गांधी जी ने इसका क्या किया, विरोध किया, और इसको जो है ये जो है फास्ट अनटू डेथ पर जो है बैठ गए इन येरावादा जेल जो कि पूना के अंदर है, वहाँ पर जो ये बैठ गए, और इन्होंने बोला कि इस अवार्ड को क्या किया जाए, मॉडिफाई किया जाए, यानी कम्युनल जो अवार्ड है उसकी जगह पर उनको क्या दिया जाए, उनको जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाए। तो इसके बाद जो है कांग्रेस और जो डिप्रेस्ड क्लास के जो पीपल थे, अंबेडकर और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ जिसको पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, और इस अवार्ड को क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, और इसकी जगह पर हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट यानी सभी जो कास्ट हैं वो क्या करेंगे, यानी जो डिप्रेस्ड क्लास हैं वो जो है हिंदू के अंदर ही, हिंदू के लिए जो हिंदूज जो पीपल हैं, जो दूसरे पीपल हैं, जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, उनके अंदर ही इनको क्या कर दिया जाएगा, रिजर्व सीट दे दी जाएगी, ना कि सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी इनको रिजर्व सीट प्रोवाइड कर दी जाएगी। यानी अगर इनको 73 या 149 के करीब इस तरीके से जो है सीट्स दे दी गई, 200 में से 300 में से वो डिवाइड कर दी गई, और उसके अंदर जो है इन सीट्स पर ओनली जो बैकवर्ड क्लासेस यानी जो डिप्रेस्ड क्लासेस और शेड्यूल कास्ट के जो पीपल थे सिर्फ वही इलेक्ट हो सकते थे, लेकिन इनके लिए वोट जो है वो पूरी कम्युनिटी कर सकती थी। तो इस तरीके का जो मॉडिफिकेशन इसके अंदर की गई। आगे हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। तो देखिए ये काफ़ी मतलब एक तरीके से सेकंड माइलस्टोन है किसके अंदर, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। देखिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की शुरुआत हमने 1919 से देखी थी कि उस टाइम पर बात की गई थी कि हम इंडिया के अंदर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेके आएंगे। तो एक तरीके से ये सेकेंड स्टेप था जिसके अंदर जो है इंडिया के अंदर इतने प्रोविज़न लेके आए गए कि जिससे जो है इंडिया के अंदर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट हो सके। तो देखिए इसके अंदर जो है 321 जो है सेक्शन और 10 शेड्यूल जो है वो लाए गए। ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी और डिटेल डॉक्यूमेंट था।
इसके कुछ एक्ट्स हम देख लेते हैं, कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं एक्ट की। तो इसके अंदर जो है ऑल इंडिया फेडरेशन को एस्टेब्लिश करने की बात की गई कि ऑल इंडिया फेडरेशन जो है वो एस्टेब्लिश की जाए, जिसमें सारी की सारी जो प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट है उनको इंक्लूड कर दिया जाए। इसके साथ साथ देखिए एक्ट ने डिवाइड कर दिया पावर्स को किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। सेंटर, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जैसे हमने सब्जेक्ट्स को पहले डिवाइड किया था सेंटर्स के बीच में और प्रोविंसेस के बीच में, अब इन्होंने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 3 पार्ट्स के अंदर देखिए फेडरल लिस्ट, फेडरल लिस्ट किसके लिए थी, सेंटर के लिए। इस पे ओनली सेंटर लिस्ट, सेंटर जो है वो लॉ बना सकते हैं, मतलब इसके अंदर जो मैटर दिए होंगे, इसके अंदर जो भी मैटर्स हमने इंक्लूड किए हैं फेडरल लिस्ट के अंदर, उस पर सिर्फ सेंटर लॉ बना सकता है। और इसके अंदर जो है 59 आइटम्स जो वो रखे गए। आगे बात करते हैं प्रोविंशियल लिस्ट के बारे में। ये प्रोविंसेस के लिए थी, जो प्रोविंसेस हैं इसके अंदर जो है 54 आइटम्स रखी गई, जिनके ऊपर प्रोविंसेस अपना जो है रूल्स बना सकती हैं। अब देखिए बाकी के जो 36 आइटम्स थे वो रख दिए गए कंकरेंट लिस्ट में। अब देखिए कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो है दोनों के दोनों, यानी कि सेंटर भी और प्रोविंसेस भी, दोनों प्रोविंसेस भी, तो ये दोनों जो है इस पर क्या कर सकते हैं, रूल बना सकते हैं। और बाकी की जो रेजिड्यूरी पावर, अगर कोई और जो इन एक्ट के अंदर, इन मैटर्स के अंदर जहां पर इंक्लूड नहीं की गई हैं, जो बाकी की पावर बच गई हैं, वो वाइसरॉय को दे दी गई हैं कि वाइसरॉय जो है उनके ऊपर डिसाइड करेगा। अगर कोई ऐसा नया मैटर आता है जो इन लिस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं है, उसको हम किसके अंदर दे दिया, उसको वाइसरॉय के अंदर दे दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फेडरेशन को एस्टेब्लिश करने की बात तो की गई, लेकिन कभी भी ये फोर्स में नहीं आई, ये कभी भी जो है फोर्स में नहीं आई, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट थे, जो राजा महाराजा थे, उन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने कभी भी इसको ज्वाइन नहीं किया। तो देखिए यहाँ पर जो डायरार्की है उसको अबोलिश कर दिया गया प्रोविंसेस के अंदर, यानी जो प्रोविंसेस के जो सब्जेक्ट थे, हमने देखा था कि पिछले एक्ट के अंदर क्या किया गया था कि उनको ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट में क्या कर दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया था। तो इसको क्या कर दिया गया, अब डायरार्की को प्रोविंसेस से हटा दिया गया और डायरार्की को कहाँ पर लाया गया, डायरार्की को लाया गया सेंटर के अंदर। अब जो है सेंटर के जितने भी सब्जेक्ट्स थे उनको डिवाइड कर दिया गया रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के अंदर, यानी उसको प्रोविंसेस से हटाकर डायरार्की को कहाँ पर ला दिया गया, सेंटर के अंदर। और प्रोविंसेस के अंदर क्या कर दिया गया, इसमें पूरी ऑटोनॉमी दे दी गई, इंटरनल ऑटोनॉमी, यानी उनको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई कि वो अपने हिसाब से अपने रूल खुद डिसाइड कर सकते हैं, उनके ऊपर जो है बाकी किसी का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। तो इस तरीके से जो है प्रोविंसेस के ऊपर पूरा का पूरा जो है कंट्रोल लूज कर दिया गया। उसके बाद देखिए बाइकैमरलिज्म के बारे में बात करते हैं। देखिए बाइकैमरलिज्म हमारा 1919 के अंदर सबसे पहले आया। अब बाइकैमरलिज्म पहले तो सेंटर के अंदर लाने की बात की गई थी। अब देखिए सेंटर के अंदर पहले लेके आए थे, लेकिन अब क्या कर दिया गया, बाइकैमरलिज्म को जो है 11 जो प्रोविंसेस थी उनमें से 6 प्रोविंसेस के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब ये कौन कौन सी थी, देखिए बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी यूपी। तो देखिए इन सब के अंदर जो 11 में से जो 6 आउट ऑफ 11 में से क्या कर दिया गया, इनको यहाँ पर बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इसके साथ देखिए इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कम्युनल जो अवार्ड है, सेपरेट जो इलेक्टोरेट है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया। किसको, डिप्रेस्ड क्लासेस को, वीमेंस को और लेबर को, जो कि बाद में पूना पैक्ट के द्वारा जो पूना पैक्ट है उसके द्वारा क्या कर दिया गया था, सिर्फ इनको रिजर्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था और कम्युनल जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हटा दिया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो काउंसिल ऑफ इंडिया है उसको क्या कर दिया गया, अबोलिश कर दिया गया, जो कि एस्टेब्लिश की गई थी किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा जिसको एस्टेब्लिश किया गया था उसको क्या कर दिया, इसको अबोलिश कर दिया, जो कि किसको एडवाइस करती थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एडवाइस करती थी। जो 15 मेंबर की जो काउंसिल थी उसको यहाँ पर क्या कर दिया गया, यहाँ पर अबोलिश कर दिया गया। अब सिर्फ एक टीम ऑफ एडवाइजर, ओनली एक टीम प्रोवाइड कर दी गई एडवाइजर की, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्या करती थी, एडवाइस करती थी। आगे देखिए एक्सटेंड कर दिया गया फ्रेंचाइज को, यानी जो लोग जो डायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे उनकी फ्रेंचाइज को एक्सटेंड कर दिया गया। ओनली 10% पीपल जो है उनको वोटिंग राइट दिए गए टोटल पॉपुलेशन में से, यानी अगर 100 पीपल है, 100 में से ओनली 10 पीपल को वोटिंग राइट दिए गए कि वो वोट कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो करेंसी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए उसको एस्टेब्लिश किया गया। और जो है जो हमने बात की थी सेंट्रल जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो हमारा 1919 एक्ट के थ्रू जो एस्टेब्लिश किया गया था। अब क्या कर दिया गया कि अलग अलग जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो एस्टेब्लिश कर दी गई। सेंट्रल के लिए
फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टेब्लिश कर दिया गया, प्रोविंसेस के लिए प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया, और इसके साथ साथ अगर 2 और मोर प्रोविंसेस चाहते हैं तो वो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी एस्टेब्लिश कर सकती हैं। जैसा कि अभी हमारे पास है यूपीएससी जो कि सेंटर के लिए है, और एसपीएससी जो कि हमारा सभी स्टेट्स के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग स्टेट्स के लिए एसपीएससी है। उसके साथ साथ देखिए जेपीएससी जो कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, कोई भी 2 स्टेट्स जो है वो मिलकर इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। आगे देखिए फेडरल कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट की गई 1937 के अंदर, और बाद में इसको जो है एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो हमारा आज सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर जो है इसको चेंज कर दिया गया। तो ये फेडरल कोर्ट है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1937 के अंदर। आगे हम बात करते हैं लास्ट में जो हमारा एक्ट आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, यानी हमारा जो इंडिया है जब इंडिपेंडेंस उसको मिली उससे पहले जो इंडिपेंडेंस देने के लिए जो एक्ट एस्टेब्लिश किया गया उसके बारे में। तो देखिए जो ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर है जिसको हम क्लेमेंट एटली उस टाइम पर थे, इन्होंने 20 फेब 1947 को डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश रूल को जो है इंडिया के ऊपर से एंड कर दिया जाएगा, बाय 30 जून 1948 तक इसको फिनिश कर दिया जाएगा, और पूरी की पूरी पावर जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी रिस्पॉन्सिबल हैंड्स के अंदर। अब देखिए इसके अंदर जो अनाउंसमेंट की गई, इसके द्वारा क्या हुआ कि मुस्लिम लीग थी वो डिमांड कर रही थी पार्टीशन की, इसलिए उसने क्या किया, इसको अनाउंसमेंट के उसमें एजिटेशन स्टार्ट कर दिए, यानी इन्होंने अपने इसका जो विरोध प्रदर्शन है वो करना स्टार्ट कर दिया, एजिटेशन करने स्टार्ट कर दिए। और जो 3 जून 1947 को क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि वो क्या करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करे, और जो कॉन्स्टिट्यूशन इसके द्वारा फ्रेम किया जाएगा वो उन पार्ट के अंदर एप्लीकेबल नहीं होगा जिनको ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है अप्लाई करने के लिए अनविलिंग है, मतलब जिनको ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं है उन पार्ट के अंदर ये क्या होगा, ये जो है अप्लाई नहीं होगा। तो इस तरीके का प्रोविज़न जो है वो 3 जून 1947 को किया गया, और सेम डे को क्या किया है, जो माउंट बेटन प्लान है वो लाया गया वाइसरॉय ऑफ इंडिया के द्वारा। जो माउंट बेटन थे वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, तो उनके द्वारा माउंट बेटन प्लान लाया गया जिसके अंदर जो है पार्टीशन प्लान इंट्रोड्यूस किया गया, और इंडिया को जो है 2 पार्ट्स के अंदर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है इंडिया को जो है 2 पार्ट के अंदर जो है क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये दोनों के द्वारा, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के द्वारा, दोनों के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, और इस तरीके से ये जो एक्ट फोर्स में आया। तो इसके कुछ फीचर्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया के ऊपर से वो क्या हो गया, वो फिनिश हो गया, और डिक्लेयर कर दिया गया इंडिया को इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन कंट्री जो है वो कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया 15 अगस्त 1947 के से इसको इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया गया। इसके साथ देखिए पार्टीशन कर दिया गया इंडिया को, 2 जो इंडिपेंडेंट डोमिनियन है वो एस्टेब्लिश की गई, क्रिएट कर दी गई, एक इंडिया और दूसरी पाकिस्तान, और इनके पास इनको राइट दे दिया गया, ये सीसीड हो सकते हैं ब्रिटिश कॉमनवेल्थ को, ये ज्वाइन भी कर सकते हैं और इसको छोड़ भी सकते हैं ब्रिटिश कॉमनवेल्थ को। वॉइसरॉय की जो ऑफिस था उसको अबोलिश कर दिया गया, और साथ साथ में इनको प्रोवाइड किया गया कि वो गवर्नर जनरल जो है वो अपना रख सकते हैं, जो कि अपॉइंट किया जाएगा ब्रिटिश किंग के द्वारा ऑन दी एडवाइस ऑफ द, जो हमारी डोमिनियन कैबिनेट है, जो भी हमारी इंटरिम कैबिनेट, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जो भी काम करेगी उसके द्वारा जो है उसके एडवाइस पर ब्रिटिश किंग के द्वारा गवर्नर जनरल जो है वो हर एक दोनों जो इंडिया और पाकिस्तान है दोनों कंट्रीज़ के लिए डिसाइड कर दिया जाएगा। आगे फिर आगे डिसाइड किया गया कि अब जो है क्राउन की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उससे जो है ब्रिटेन का जो एम्परर है उसकी सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ख़त्म कर दिया गया। इसके अंदर जो है दोनों के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो एस्टेब्लिश की गई, दोनों डोमिनियन अपने लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो एस्टेब्लिश करेंगी, और इसके साथ साथ जो है उनको पावर दे दी गई कि वो अपने हिसाब से जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड कर सकती हैं, और इसके साथ साथ जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जितने भी एक्ट पास किए गए उनको रिपील कर सकती हैं, और अपने इंडिपेंडेंस के लिए अलग से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पास कर सकती हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी एम्पावर किया गया जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है एक तरीके से वो काम करेगी, लेजिस्लेट करेगी, जब तक कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फोर्स में नहीं आ जाता तब तक जो है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वही एक तरीके से क्या करेगी, पार्लियामेंट की तरह काम करेगी, और वही जो है उस टाइम तक रूल करेगी जब तक कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में नहीं आ जाता।
यहाँ पर जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी SOS की पोस्ट को भी अबोलिश कर दिया गया और सारी की सारी जो पावर है वो जो इंडिया के लिए था SOS फॉर इंडिया उसकी पोस्ट को अबोलिश कर दिया गया जो कि लंदन के अंदर थी। अब उसके सारे के सारे फंक्शन जो है वो किसको ट्रांसफ़र कर दिए गए, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर यानी कॉमनवेल्थ जो अफेयर के लिए जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसको इसके सारे के सारे जो फंक्शन है वो ट्रांसफ़र कर दिए गए। यहाँ पर ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी यानी जो ब्रिटिश की जो रूल था सब जो इंडियन के ऊपर जो उसकी पैरामाउंटेंसी थी उसको क्या कर दिया गया, लैप्स कर दिया गया। अब जो है प्रिंसली स्टेट इससे बाउंड नहीं है या कोई भी ट्रीटी से बाउंड नहीं है। अगर उन्होंने ब्रिटेन के साथ या उसकी क्राउन के साथ कोई भी ट्रीटी अगर की है तो उससे कोई भी बाउंड नहीं होगा। तो अब जो है प्रिंसली स्टेट को और जो ट्राइबल एरिया है उनको हर एक ट्रीटी से फ्री कर दिया है। जितनी भी ट्रीटी पास हुई थी, जो ट्रीटी साइन हुई थी, उन सब ट्रीटी से इनको स्वतंत्र कर दिया है। जितने भी प्रिंसली स्टेट हैं उनको चॉइस दी गई है, या तो वो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वो डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, दोनों को ज्वाइन, इनमें से किसी एक को ज्वाइन कर सकते हैं या वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। ये इनको जो है स्वतंत्रता दी गई, फ्रीडम दी गई। इसके साथ साथ देखिए कि जब तक नया जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नहीं बन जाता तब तक जो है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 है उसके प्रोविज़न जो है वो लागू किए जा सकते हैं और इनमें कुछ मॉडिफिकेशन करके भी इनको लागू किया जा सकता है। और ब्रिटिश जो मोनार्क है, ब्रिटेन का जो मोनार्क है, उसके सारे के सारे जितने भी राइट थे जो भी वीटो करते थे, जो भी इंडिया से रिलेटेड जितने भी बिल थे जो भी वीटो कर दिए जाते थे, अब उसकी पावर को क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। लेकिन अगर वो असेंट से जो गवर्नर जनरल होगा, जो कि इंडिया और पाकिस्तान का अगर कोई गवर्नर जनरल है वो अपनी फुल पावर देता है, वो पावर देता है कि असेंट करने की मैजेस्टी को, तो उस टाइम पर जो है जो इंग्लैंड का मैजेस्टी है या उसका जो एम्परर है वो वहाँ पर अपनी वीटो दे सकता है ऐसे बिल पर। इसके साथ साथ देखिए जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है और जो प्रोविंशियल गवर्नर है उनको एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बना दिया गया, नॉमिनल हेड बना दिया गया। मतलब वो एग्जीक्यूटिव हेड नहीं होंगे, वो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल यानी नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट होंगे और वो काम करेंगे किसके, काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर होगी उसके एडवाइस पर जो है वो काम करेंगे। इसके साथ साथ इन्होंने जो है जो टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया था उसको भी ड्रॉप कर दिया। अब वो सिर्फ किंग ऑफ इंग्लैंड होगा, ना कि एम्परर ऑफ इंडिया। तो इसको भी क्या कर दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया। इसके साथ साथ इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया जो भी सिविल सर्विसेज जो अपॉइंट की जाती थी उनको भी डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन जो पहले से ही सिविल सर्विस के अंदर आ चुके थे वो सारे के सारे बेनिफिट एंजॉय करेंगे जो वो पहले से करते आ रहे थे। इसके साथ साथ देखिए इन सभी प्रोविजन के साथ क्या किया गया, 14 और 15 अगस्त की मिड रात्रि जो एक्ट है वो पास कर दिया गया और इंडिया और पाकिस्तान अलग से एक कंट्री जो है क्रिएट कर दिए गए। लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया के। और इसके बाद जो है उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को एज ए फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो स्वोर दिलवाई, मतलब शपथ दिलवाई। और उसके बाद जो है इंडियन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में जो बनी थी, उन्होंने जो है एक तरीके से वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के, उसने जो है एक तरीके से इंडिया के लिए पार्लियामेंट का काम किया जब तक कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी जो इंटरिम गवर्नमेंट है, जिसने हमारी जो गवर्नमेंट इलेक्शन होने से पहले की जो गवर्नमेंट है, इसने इस तरीके से जो है काम किया, इंटरिम गवर्नमेंट के रूप में काम किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये मुस्लिम लीग और साथ में जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, दोनों के जो इसके अंदर मेंबर जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो फिर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल जवाहरलाल नेहरू, होम एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ये सरदार पटेल जी को दिया गया था। इसी तरीके से इसमें जो है आप बाकी मेंबर्स को देख सकते हैं। यहाँ पर ये लिस्ट आपको दी गई है। यहाँ पर जब मुस्लिम लीग जो है उसको सेपरेट कर दिया गया, जब मुस्लिम लीग ने जो है कोऑपरेट नहीं किया कांग्रेस के साथ, तो उनको जो है अलग से उन्होंने अपनी इंटरिम गवर्नमेंट बनाई। और ये जो है इंडिया की इंटरिम गवर्नमेंट है जिसमें ये सारे के सारे मेंबर जो है इंक्लूड थे। ये भी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको देख सकते हैं। बाकी हम आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे कि कैसे जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से उसके अंदर डेवलपमेंट हुई है और कैसे कैसे प्रोविज़न उसके अंदर डाले गए हैं। तो वो सारा का सारा हम आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर देखेंगे। और क्या क्या जो है हमारी नई जो परमानेंट जो गवर्नमेंट बनी है, इलेक्शन हुए हैं, उसके बारे में भी हम आगे आने वाले चैप्टर में देखेंगे। तो this is the end of this chapter. If you like the video, then please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for the further notification of the video. Thank you for watching the video. Take care of yourself and God bless you. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.